प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में एयरपोर्ट बनने जा रहा है। शायद आपको पता भी हो ये बात, जिसका आधिकारिक नाम होगा नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। वैसे इसे जेवर एयरपोर्ट भी कहा जा रहा है। 17 दिसंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के नाम, डिजाइन और लोगो यानी प्रतीक चिन्ह पर हामी भरी। एयरपोर्ट का लोगो होगा उड़ता हुआ सारस पक्षी। ये पक्षी यूपी का स्टेट बर्ड भी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बताया कि उड़ते हुए सारस को लोगो इसलिए बनाया गया ताकि वो पूरी दुनिया से कनेक्टिविटी को दर्शाएं। अब जेवर एयरपोर्ट जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन बात उठी है सारस पक्षी की, तो उसके बारे में आपको बिना कुछ बताए हम कैसे रह सकते हैं? क्या खासियत है इसकी, मिलता कहाँ है, ये सब बताएंगे आपको आसान भाषा में, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये बहुत ही बड़ी चिड़िया है। देखिए, हर जीव जंतु पक्षी के कई सारे प्रकार प्रजातियां होती हैं। ऐसे ही पक्षी का एक प्रकार है क्रेन। हिंदी में इसे क्रुंच भी कहा जाता है। क्रेन फैमिली में जो पक्षी आते हैं उनके लंबे लंबे पांव होते हैं, लंबी और पतली गर्दन होती है, चोंच भी नुकीली और लंबी होती है। बढ़िया चालाक चतुर शिकारी होते हैं, ये काफी तेजी से उड़ते हैं। अब इस क्रेन फैमिली की दुनिया भर में टोटल 15 प्रजातियां हैं, यानी देखने दिखाने, बनावट, कहाँ रहते हैं, इन सब के आधार पर क्रेन फैमिली को आगे 15 क्रेन्स में बांटा गया है। इनमें से ही एक प्रजाति है हमारा सारस क्रेन। अब मन में एक सवाल आता है कि सारस के अलावा भारत में और कितने क्रेन्स हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दी ललन टॉप ने बात की वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII के साइंटिस्ट आर सुरेश कुमार से। उन्होंने बताया कि भारत में क्रेन्स की कुल 4 प्रजातियां मिलती हैं। अब ये 4 क्रेन्स भी 2 कैटेगरी में बटे हैं। एक वो जो प्रॉपर भारत के हैं, दूसरा वो जो साल के कुछ महीनों के लिए दूसरे देशों से यहाँ माइग्रेट होकर आते हैं। प्रॉपर भारत में मिलने वाले क्रेन्स हैं सारस और ब्लैक नेक्ड क्रेन। माइग्रेटेड क्रेन्स हैं कॉमन क्रेन और डिमोइजल क्रेन। अब एक और ज़रूरी बात सुनिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने 15 क्रेन प्रजातियों में से 11 को खतरे में बताया है, यानी इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। हमारा सारस क्रेन भी 11 की लिस्ट में शामिल है। क्रेन्स की रक्षा के लिए काम करने वाला एक संगठन है, नाम है ICF यानी इंटरनेशनल क्रेन फाउंडेशन। काफ़ी नामी फाउंडेशन है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सारस भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम में पाए जाते हैं। भारत में मिलने वाले सारस को इंडियन सारस कहते हैं। WII की आधिकारिक वेबसाइट की माने तो हमारे देश में सारस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल में खास तौर पर मिलते हैं। अब आप कहेंगे पक्षी तो बहुत है, ऐसा क्या खास है कि सारस का इतना नाम है? पहली बात तो ये कि ये देखने में बड़े ही प्यारे होते हैं। इनकी गर्दन से लेकर आंखों तक लाल रंग की पट्टी होती है, पैर भी लाल होते हैं। बाकी शरीर यानी पंखों का रंग हल्का ग्रे होता है। और भाई हाइट इनकी इंसानों जितनी हो सकती है। क्रेन की सभी 15 प्रजातियों में सबसे ऊंचे सारस ही होते हैं। इनकी हाइट 5 से 6 फुट तक होती है, यानी अगर कोई इंसान इनके बगल में खड़ा हो जाए तो बराबर दिखेंगे। मादा सारस का वजन 35 से 40 किलो होता है और नर सारस का 40 से 45 किलो, और ये करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हैं। इतनी तो हमारे यहाँ कई ट्रेनों की स्पीड होती है। और सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि सारस दुनिया का सबसे ऊंचा पक्षी है जो उड़ान भरता है। साइंटिस्ट गोपी सुंदर नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन यानी NCF के लिए काम करते हैं। 1998 से क्रेन्स पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने दी ललन टॉप को बताया कि सारस लार्ज वाटर बर्ड है, यानी झीलों, नदी या तालाब के आसपास ही ये मिलते हैं। दलदल वाले इलाकों में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा पानी से भरे खेतों में भी ये रहते हैं, खासकर धान के खेत में, क्योंकि यहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये अपने घोंसले पेड़ों पर नहीं बल्कि पानी पर बनाते हैं। इनके रहने का तरीका इंसानों से काफ़ी मिलता जुलता है। जैसे इंसान अपना घर बनाकर रहते हैं, सारस भी अपनी टेरिटरी डिसाइड करके रखते हैं। कैसे? देखिए, सारस जोड़ों और झुंड दोनों में रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जोड़ों में रहते हैं। जोड़ों में एक नर और एक मादा सारस होते हैं। ये हर साल बच्चे देते हैं। नर और मादा सारस का जोड़ा अपना परिवार आगे बढ़ाने के लिए अपना घर खोजता है, यानी रहने के लिए एक जगह डिसाइड करता है। ये जगह सारस जोड़े की टेरिटरी होती है। इस टेरिटरी में उन 2 पर्टिकुलर सारस के अलावा दूसरे सारस एंटर नहीं करते हैं।
इस टेरिटरी के अंदर ही सारस जोड़ा घोंसला बनाता है। मॉनसून में मादा सारस घोंसले में अंडे देती है। मादा सारस एक बार में 1 से 2 अंडे देती है। इन अंडों से जो बच्चे निकलते हैं वो सारस जोड़े के साथ 7 से 8 महीने रहते हैं, फिर अगले मॉनसून के आने के पहले दूर चले जाते हैं। अब यही बच्चे जो अपने पेरेंट सारस से मॉनसून के पहले दूर चले जाते हैं वो साथ में झुंड बनाकर रहते हैं। यही वजह है कि झुंड में रहने वाले सारस काफ़ी यंग होते हैं। डॉक्टर गोपी बताते हैं कि झुंड में एक सारस तब तक रहता है जब तक वो अपना पार्टनर नहीं खोज लेता। अक्सर सारस अपने झुंड में मौजूद बाकी सारस के बीच ही अपना पार्टनर खोजता है। फिर जब एक बार उसे पार्टनर मिल जाए तो ये जोड़ा निकल पड़ता है अपनी टेरिटरी खोजने, और इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है। डॉक्टर गोपी बताते हैं कि झुंड में रहने के दौरान ही सारस जीने का तौर तरीका सीखता है और पार्टनर खोजने की भी कई ट्रिक्स अपनाता है। डॉक्टर गोपी कहते हैं झुंड में नए नए सारस जो 7-8 महीने के होते हैं वो रहते हैं, और 5-10 साल के सारस भी रहते हैं, ऐसे जिन्हें अभी तक पार्टनर नहीं मिला, या मिला भी तो कोई टेरिटरी नहीं मिली। इसलिए काफ़ी साल झुंड में रहना पड़ता है। झुंड में रहते रहते ही वो सीखते हैं कि कैसे खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, एक दूसरे से कैसे बचा कर रखना है। यहीं पर वो पार्टनर ढूंढते हैं। झुंड में काफ़ी एक्टिविटी होती रहती है, नाचना, कूदना, छलांग मारना, क्योंकि इससे पता लगता है कि कौन सा सारस हेल्दी है। सारस एक दूसरे को इन सारी एक्टिविटी को देखकर ही पार्टनर चुनते हैं। केवल छोटे सारस ही उछल कूद नहीं करते, जोड़ों में रहने वाले सारस भी बढ़िया डांस करते हैं। इनके डांस के कई वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। अब सवाल आता है कि ये डांस करते क्यों हैं? जवाब है हार्मोन्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए। सारस पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट ने पाया कि प्रजनन के पहले सारस का जोड़ा बहुत डांस करता है, क्योंकि हर बार प्रजनन के लिए सारस जोड़े को अपने हार्मोन्स को सिंक्रोनाइज करना होता है, दोनों को एक्टिव होना पड़ता है। सारस से जुड़े कुछ झूठ भी फैले हैं। ऐसा माना जाता है कि जोड़े में से अगर किसी एक सारस की मौत हो जाए तो दूसरा सारस नया पार्टनर नहीं खोजता या फिर अपने भी प्राण त्याग देता है। हालांकि इस पर डॉक्टर गोपी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। सारस का अगर पार्टनर मर जाए तो वो दूसरा पार्टनर खोज लेता है। सारस को इंडिया में लोग प्यार का प्रतीक भी मानते हैं, इसलिए अगर सारस का जोड़ा किसी किसान के खेत में घर बनाता है तो किसान उसे भगाते नहीं हैं, बल्कि प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि इनकी संख्या कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, दलदली इलाके कम होते जा रहे हैं। सुंदरीकरण कह लीजिए या जो भी कारण कह लीजिए, झील तालाब के आसपास के इलाकों को सीमेंटेड किया जा रहा है, वो कंक्रीट से भर रहे हैं। दूसरी वजह, खेत भी सारस के लिए काफ़ी सही घर माना जाता है, क्योंकि यहाँ भी उन्हें दलदली इलाका मिल ही जाता है। लेकिन अब खेती की ज़मीन पर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। या तो वो ज़मीन शहरीकरण के नाम पर जा रही है या फिर कुछ बड़ी बिल्डिंग्स उसमें बन जा रही हैं। तीसरा, बिजली के तारों से कटना। सारस बहुत तेज़ी से उड़ान भरता है। उड़ान भरते वक्त वो तार नहीं देख पाते और उससे टकरा जाते हैं। इससे उनकी मौत हो सकती है। चौथा, कीटनाशक नुकसान कर रहे हैं। किसान अपनी फसल को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। सारस भी इसी फसल को खाते हैं। कई बार ये कीटनाशक उनके लिए भी जहर का काम करते हैं। डॉक्टर गोपी बताते हैं मोटा मोटी दुनिया में इस वक्त करीब 40 से 50 हज़ार सारस हैं। इनमें ज़्यादा संख्या भारत में है। एक और फैक्ट की बात, अगर सारस को रिजर्व एरिया में रखकर इनका ध्यान रखा जाए तो ये 90 बरस तक जी सकते हैं। सोचिए कितनी अजीब बात है कि जिस एयरपोर्ट का ये सारा सिंबल है उसका बनना विकास का प्रतीक है, शहरीकरण का प्रतीक है। वही शहरीकरण जो इन प्यारे पक्षियों को खत्म कर रहा है। लेकिन शहरीकरण का विकल्प नहीं दिखता है। ऐसे में हम इतना तो कर सकते हैं कि अपनी उड़ानें भरते वक्त किसी पक्षी के हक की उड़ान न छीनें। क्या राय है आपकी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये जानकारी आपके लिए लाई थी लालिमा। मेरा नाम प्रतीक्षा है। देखते रहें आसान भाषा में। शुक्रिया।